बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि वज़ारत उज़्मा कबूल ना करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब सियासत छोड़ रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर नताइज को मुस्तरद कर दिया और अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी में ताउन करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। समझिए आपको भी डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने आम इंतखाबात पे जो मुबैना धांधली पर नताइज को मुस्तरद कर दिया है, तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी मामला तय हो गए और अपोजिशन में कौन बैठने जा रहे हैं? ऐलानात तो हो रहे हैं जी, और फिर उन ऐलानात में कुछ उबाम भी आ रहा है। तो ये जो हुकूमत साजी अभी तक नज़र आ रही है, ये इसको मैं ये समझें कि ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं अभी तक। ठीक है, अभी तक जो है वो फाइनल कोई इसकी शक्ल अभी तक हमें नज़र नहीं आई। मरकज़ में हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ रही है उसमें ग्रेजुअली, और आ गई है तकरीबन। मरीम नवाज साहिबा पंजाब पीपल्स पार्टी की तरफ से देखते हैं कि मुराद अली शाह साहब या कोई और शख्सियत आती हैं। केपी के अंदर जो नाम है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है, उसके ऊपर कोई इतराज़ होता है नहीं होता, वो बहरहाल वो भी बड़ा, लेकिन इसमें क्लैरिटी है वहाँ पर भी। बलूचिस्तान में देखते हैं, लेकिन मरकज़ जो है वो मरकज़ में अब जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो कल जरदारी साहब मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रात को, तो अच्छा, वैसे जरदारी साहब को जो मुखातिब करते हैं, तो वो चूँकि प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के, तो उनको वैसे ही प्रेसिडेंट कह के मुखातिब किया जाता है, तो उनको प्रेसिडेंट कह के मुखातिब किया गया और वो मौजूद थे। लेकिन ये है कि वो अभी मैं कुछ देर पहले इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भी हैं और बड़े भी हैं हमारे। तो वो जो है वो इसके ऊपर ये बात, उनका ये जुमला वो बड़े ज़बरदस्त, चूँकि उनकी कलम की अपनी काट है, तो वो उन्होंने ये कहा कि जी इस पे जो है ये जो है वो मलबा हमारे ऊपर गिरे सारा, और इसके ऊपर जो है मतलब इस तरह से तो पार्टनरशिप हो नहीं सकती, और गलबा जो है वो उधर का हो और मलबा इधर गिरे, यानी आइनी पोजीशन सारी उधर चली जाए। तो अभी मुझे ऐसा, अच्छा, फिर उसके बाद जरदारी साहब को मुबारकबाद भी नहीं आई नवाज शरीफ साहब की तरफ से या बाकी, तो अभी तक वो कुछ क्लैरिटी नहीं है। मतलब बात तो हो गई रात को, लेकिन यह है कि वो, और नवाज शरीफ साहब का जो है वो आज मैं मरीम नवाज साहब का ट्वीट देख रहा था कि उसमें उन्होंने कहा कि वो सियासत करेंगे भरपूर। ये असल में जो आया है ना, जो नताइज आए, अभी मेरी शौकत बसरा साहब से मुलाकात हुई, उससे पहले मेरी कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो जो है वो तो हर बंदा ही कह रहा है कि उसके साथ, अच्छा, जो जीत गया उसको ये नहीं पता वो क्यों जीता है, जो हार गया है वो कह रहा है कि मैं जो है वो गलत हारा हूँ। अच्छा, जो जीत गया वो भी कह रहा है कि अच्छा यार इतने ज़्यादा तो ज़्यादा ही मेरे पास भी आ गए हैं वोट। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के लोग भी उनके पास वो भी, एक चीज़ जो हम नज़रअंदाज हो रही है ना, एक तो पीटीआई की तरफ से बात हो रही है, मुस्लिम लीग नून का जो शुरू में जाहिर है कि ऐलान हो गया कि जी खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो हार गए नशिस्त, और बाकी जावेद लतीफ़ साहब का, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ गड़बड़ हुई है, हमारे इलाके में आप आएँ और आके देखें। तो ये कुछ मेरा ख्याल है कि इसको आपको इसका रास्ता देखते हैं, इलेक्शन कमीशन निकालता है, अदालतें निकालती हैं, ट्रिब्यूनल निकालते हैं, और या इनकी पार्टीज़ खुद वहाँ पर जाती हैं, यानी बतौर पार्टी जाते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि सब ही, और वो जो उनका नुक्ता नज़र है मुस्लिम लीग नून का, देखें ना, वो ये उनका नुक्ता नज़र भी तो कुछ सुने। वो ये कह रहे हैं कि जी 2 सूबों में जो है वो धांधली नहीं हुई, एक सूबे में धांधली हुई है, तो अगर धांधली होनी होती तो केपी से और हम सिंध से भी जीतते। और उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब को मैंने सुना और मैं जावेद लतीफ़ साहब को भी सुना। तो ये कुछ अजीब सा मामला, एक बात। दूसरी जो बात है, अच्छा, फिर इसी तरह से पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी हमारी तो 180 सीटें थी, 180 जी।
अच्छा, 180 सीटें थीं और उनके आज़ाद अरकान जो है वो टूट रहे हैं, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब वो क्या सूरत हाल बनती है? अच्छा, फिर जो है वो इसमें और अच्छा, मौलाना साहब ने जो बात की आज, देखिए मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह, तो पीडीएम तो एक इत्तेहाद है ना जिसके वो सरबराह बने। अब हमने उसका नाम पीडीएम 2 रख दिया, हालांकि पीडीएम वो पीपल्स पार्टी पहले अलहदा हो गई थी पीडीएम से, लेकिन लेकिन मौलाना साहब का जो है ना इसमें एक दो बातें हैं। मैं अभी कुछ ये लोग बात कर रहे थे कि मौलाना साहब इररेलेवेंट हो गए हैं, और इररेलेवेंट मौलाना साहब बिल्कुल भी नहीं हुए मुल्क की सियासत से। आप इस बात को छोड़ दें कि सीटें कितनी हैं, कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें नहीं हैं, लेकिन हमारे जो मुल्क में और हमारे मुल्क में जो मजहबी जमातें हैं वो कभी कोई भारी अक्सरियत के साथ वो नहीं पहुंची असम्बलीज़ में, और उन्होंने कोई बड़ी हुकूमतें नहीं बनाई, लेकिन उनकी एक मौजूदगी बड़ी हमेशा रही है, बड़ी मतलब एक ब्लॉक की सूरत में या किसी न किसी शक्ल में उनकी मौजूदगी ज़रूर रही है। इस वक्त ऐसा हुआ है कि तहरीक लब्बैक नहीं है, जमात इस्लामी भी नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम भी नहीं है, ठीक है। यानी मजहबी जमातों का कोई जो है वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही मजहबी जमातें। अच्छा, अब इसमें एक मैं आपको बात बताऊं, आगे जाके और जाहिर है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब किस तरह से वो पीपल्स पार्टी के साथ क्या मामला अल्टीमेटली तय होते हैं, लेकिन एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ये जो बात है ना, ये भी यानी शहबाज शरीफ साहब उस वक्त ही ये सारा आगे जाके जो जिम्मेदारियां हैं, बड़ी जिम्मेदारियां, और बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वही मईशत, सिक्योरिटी। अच्छा, मईशत पे मैं आपको बताऊं एक बात, ये तो मईशत पे सख्त फैसले करने होंगे। असल में सख्त फैसले नहीं है, वो हैं तो सख्त सबके लिए, लेकिन वो जो है ना कि वो ऑटो करेक्शन है। मतलब एक मुझे बताएं कि एक अदारा, जो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक अदारे को ले लें, जो सरकारी अदारे हैं, 500 आदमी चाहिए, और 500 आदमी चाहिए और डूअर्स, यानी जो अच्छा काम करें। चलिए 500 में से 500 अगर अच्छा काम नहीं भी करते तो कोई 200-250 तो करें, लेकिन जहां 500 आदमी चाहिए वहां 5000 भर्ती हुए हैं। अच्छा, एक मैं जाती, और ये कोई बेशुमार लोग हैं जो बात, कई लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा अदारों में काम करते हैं, वो तनख्वाह उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है। तो अब लेकिन ये है कि इस दौर में, इस महंगाई के दौर में ज़ाहिर है फिर भी उनके लिए काम चलाना मुश्किल है। तो ये अब प्राइवेटाइजेशन या ये कैसे उसकी करेक्शन करनी है अदारों की, ये एक बड़ा काम है। अच्छा, उसका नतीजा पड़ेगा अब टैक्सेस में, ये वो सारा बिजली की चोरी हो रही है, ये हो रहा है, मईशत को ठीक करना है। तो ये अब एक मजबूत हुकूमत होगी, और फिर उसके साथ एक बड़े फैसले, जो मैं कह रहा हूँ ना मजहबी जमातों का साथ होना, कि देखें ख़त्े में सूरत हाल है एक ऐसी कि जहाँ पर आपको तमाम किस्म की वॉइसेस दरकार होंगी बड़े फैसलों के लिए, एक कंसेंसस आपको चाहिए होगा। वरना ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, मौलाना साहब का उसमें कलीदी किरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कल को पता चला आपका अपने पड़ोसियों के साथ कोई मामला ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो पता चला मजहबी जमातें सड़कों पे आ रही हैं। और मजहबी जमातों को आप छोड़ दें इससे ज़्यादा, इससे कि वो उनकी पार्लियामेंट के अंदर उनकी कितनी सीटें हैं, आप ज़रा ये देखें कि मुल्क का मजमूई जो एक लोगों का जहन है पाकिस्तानी कौम का, वो राइट ऑफ द सेंटर है, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, राइट ऑफ द सेंटर है, मजहबी रुझान है, या वो सेंटर है या वो ठीक है वो जो लेफ्ट में है, सेकुलर है, वो भी एक बहुत बड़ा तबका है, लेकिन मजमूई तौर पे तो रुझान आपका दाएं तरफ का है ना, मजहबी रुझान है। और आप हम ये कहें कि जी वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो, ऐसा नहीं है। मदारिस में आप जाके देखें बच्चों को, और जो मदारिस में नहीं है बच्चे, या जो मदारिस से नहीं पढ़े, जो जदीद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, आप अभी रमज़ान का इंशाल्लाह महीना आ रहा है, उससे अब बह के आप देखें किस तरह से इबादत होती हैं। तो ये जो कह देना कि जी बिल्कुल कोई रोल नहीं है, मजहबी जमातों का बहुत बड़ा रोल है, और उनके मदारिस हैं, और वो जो है वो एक बड़ा यानी बड़े बड़े उलमा वहाँ से दर्स व तदरीस करके बड़ी बड़ी ओहदों पे, बड़ी बड़ी डिग्रीज़ पे, तो
अब इशू ये है कि वो जो एक उसमें होता ना कि जमात इस्लामी होती या जमीयत उलमा इस्लाम होती, इन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुमाइंदगी ज़रूर होती। तो और वो आगे जाके कोई पता चला मसला हुआ, मैंने कहा ना कि यहाँ पर बहुत सारे मामला आगे जाके खारजा पॉलिसी के हवाले से खत्ते में वाक़यात ऐसे हैं ना, आपको ज़रूरत है कि जी एक कंसेंसस। तो मौलाना साहब ने जो बात की है कि जी मैं इसको नहीं मानता, तो ये तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब को रब्ता उनसे करना चाहिए और नवाज शरीफ साहब को भी रब्ता करना चाहिए। ये करीबी एक दूसरे के साथ ज़ाती दोस्त भी रहे हैं, और जो खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक थी उसमें ये इकट्ठे भी थे। तो इनको तो ये मामला देखने चाहिए ताकि ये तो पता चले। मतलब बहुत अजीब सा आज जो है ना, रात को जब शहबाज शरीफ साहब गए ना मौलाना साहब की रिहाइश गाह पे, तो उससे पहले भी मेरे पास ये तासुर आ रहा था कि मौलाना साहब इस पर काफ़ी बरहम है इन नताइज के ऊपर, और वो इसको बिल्कुल नहीं मान रहा है। तो और वो ये जितने यहाँ पे पीडीएम के जुलूस निकले हैं, जितने जुलूस निकले हैं पीडीएम के, आप उनकी स्ट्रीट पावर को अगर देखें तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में होती ही जमीयत उलमा इस्लाम थी। और अभी भी जमीयत उलमा इस्लाम के जो पहले वो जो अकेले उनके जुलूस निकले थे सक्खर से, जो धरना आया था इस्लामाबाद तक, तो मौलाना साहब को आप ऐसे अब पता नहीं उनसे क्यों पहले बात नहीं की गई, क्या हुआ सिलसिला, तो देखते हैं। लेकिन मैंने देखें दो तीन बातें हैं। ये मैनमेड क्राइसिस है, मैनमेड क्राइसिस है, और इसमें जो है वो ये कोई ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि कोई मतलब ये खुद बैठ के तय करें सारे, और सड़कें ना बंद करें। लोग परेशान हाल हैं बहुत ज़्यादा, और ये मैं सड़कें ना बंद करने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर किसी एक बात के ऊपर जंगें, शदीद जंगें हो रही हैं, तो और एक बात के ऊपर पूरी पॉलिसीज़ बन रही हैं, पूरी शाहराहें बन रही हैं, पूरे ये सीपैक से लेके और अब बाकी प्रोजेक्ट्स ही कनेक्टिविटी के ऊपर हैं। तो ये जो सप्लाई चेन्स हैं और ये जो ऑयल का आना और बाकी चीज़ें और बंदरगाहें, और उसमें कहीं पर दहशत गर्दी, कोई लोग परेशान हाल भी हैं, तो इसको सुकून के साथ जल्दी तय करें मामलात को, ताकि ये जो बुनियादी इश्यूज़ हैं ना हमारे। देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जी हम 2-3 महाजों पे हम अभी तक ठीक है, आगे मुझे नहीं पता, आगे अगर ये गुफअप हो गया ना मामला, ये जो अंदर मैन मेड टर्मोइल है, तो फिर उसके साथ ही आपकी मईशत, आपकी खारजा पॉलिसी, फिर सारा एक साथ खराब बर्बादी की तरफ जाएगी। अभी तक हमने संभाला हुआ है और बहुत अच्छा संभाला हुआ है। ये देखें फैटा वाला वाकया, उसमें ये एक हुकूमत नहीं, एक हुकूमत के दौर में हुआ ना ये, लेकिन उससे पहले अहमद अजहर एक्टिव थे, उसमें तहरीक इंसाफ के दौर में एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी कि उसमें निकलवाया जाए, उन्होंने कंटिन्यू किया। बात हिना रब्बानी खान साहबा, बाकी लोग सारे तो हुए हैं बहुत से। तो बाज़ जगहों पे ऐसी आपको कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिसके ऊपर नेशनल कंसेंसस पैदा करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस वक्त जो एक सूरत हाल बनी हुई है उसमें ये ख़राब हो जाएंगे मामला, इसको जल्दी तय करें ताकि ये मुल्क में लोगों को ज़रा कुछ ज़हनी सुकून मिले। लोग परेशान हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें और ये आगे जो आपने टैक्सेस लगाने हैं लोगों पे, ये अच्छा असल में मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, कम से कम हुकूमत बने, ठीक है, छोटी गवर्नमेंट ज़्यादा गवर्नेंस, ठीक है। ये जुमला आज भारत के वज़ीर आज़म ने अबू धाबी में जो वर्ल्ड समिट हो रही है वहाँ पे कहा है, छोटी गवर्नमेंट बड़ी गवर्नेंस, ज़्यादा गवर्नेंस। कमाल का जुमला है देखिए ये मोदी साहब का जुमला है, छोटी गवर्नमेंट ज़्यादा गवर्नेंस। तो बात तो दुरुस्त है। तो छोटी गवर्नमेंट स्मार्ट गवर्नमेंट बनाएं आप, और उसके बाद आप मुल्क को चलाएं आगे। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे अकाबरीन इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे जल्द से जल्द, बजाय इसके कि ये तासुर बने कि जी वही सीटें, वही वजारतें, इतनी ये वो सारा, ये तासुर अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा, और ये जब तक क्लियर होता है तो मैं अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। उसकी वजह मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मैन मेड क्राइसिस है। हमने जहाँ पे अचीव किया है ना वहाँ हमने अचीव किया है, और वो हमने फॉरेन पॉलिसी पे, ख़त्ते में हम किसी गलत ब्लॉक पे नहीं चलेगा। इस साल हम इंशाल्लाह 2024 में ब्रिक्स में जा सकते हैं। हम एचसीओ के फ़ाल मेंबर हैं, हम ओआईसी का रोल इस वक्त इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है। हम उससे हट के भी जो ब्लॉक्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आज़रबाईजान,
तो आज़रबाईजान का एक ब्लॉक है जो टर्की के साथ है, हम आर्मीनिया को हम नहीं मानते, यानी एक मुल्क को मानते ही नहीं है। आप ज़रा सोचिए, इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस है पाकिस्तान, और आज़रबाईजान जो है उसकी फिर वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई हैं आर्मीनिया के साथ। तो हम जो है वो पाकिस्तान का, और आज़रबाईजान जंग जीत चुका है। तो बात ये सारी कि ये अब इसको हम ज़रा दाएं बाएं देख के ना, अच्छा इसमें ये भी है कि इंटरनेशनल ऑर्डर ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो सब खप पड़ी हुई है हर तरफ। तो वो जहाँ पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ यूरोप में भी आप देखें, बाकी जगहों पे भी, तो मैं इसको ज़्यादा, तो हुकूमत साजी होती है तो फिर देखते हैं उसके बाद कि क्या मामलात किस तरफ जाते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि इंडोनेशिया का इलेक्शन हो गया, ठीक है ना, आज उनका रिजल्ट आ रहा है, और वहाँ पे प्राबोवो, सुब्रिया ना, तो इनको जो है वहाँ पे फतह मिली है, और ये जो है ये वहाँ पर कोई 58% वोट्स लेके ये कामयाब हुए, 58% सदारती इलेक्शन। और ये जो है ये वो जो सुहार्तो थे, वो जो 98 तक रहे, उनके ये दामाद हैं, ठीक है, और ये साबिक वज़ीर दिफा भी हैं, और ये वहाँ पे बड़ी लीड के साथ चले गए। और वहाँ पे जो जोको विदोदो, जो वहाँ के जो सदर गए अपने ओहदे से, उनके जो बेटे हैं वो इनके नायब सदर हैं। तो एक तरह से ये कंटिन्यूशन इसको कहा जाए पिछली गवर्नमेंट, क्योंकि उनके बेटे इनके नायब सदर हैं, तो इसलिए। और ये जो है ये इंडोनेशिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, 17,500 जजीरे हैं, 17,500 जजीरे, उसमें से 5 बड़े हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 उसमें से बड़े हैं, वो 4 जो हैं वो दूसरे मुल्कों के साथ शेयर होते हैं। एक का नाम तो सबको ही पता है, तिमोर, ईस्ट तिमोर के हवाले से। तो ईस्ट तिमोर का जजीरा है, उसका एक ईस्ट है, तो ईस्ट तिमोर के साथ है। 12, तो 17,500 जजीरे हैं, और इनकी कहते हैं कि दुनिया की जो 90% जो कमर्शियल ट्रेड जो समुद्रों से गुजरती, 40% इंडोनेशिया के पानियों से गुजरती है, यानी आप देखें इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और ये जो है इंडोनेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया के दरमियान एक तो 2 बर आज़म, और फिर जो है ये पैसिफिक और इंडियन ओशन, बहर हिंद और पैसिफिक के दरमियान। तो और इसकी एक और निकल बहुत है, जो इनकी जो निकल है ना, इनका जो एक बड़ी वजह, बेशुमार इनके पास रिसोर्सेज हैं और बहुत इसकी। लेकिन दुनिया का जो अगर हम निकल देखें ना, ग्लोबल निकल, अच्छा निकल जो धात है ना, ये एक तो स्टेनलेस स्टील में निकल इस्तेमाल होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा फिर जो ये बैटरीज हैं ना, उनमें निकल बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो निकल की प्राइस, निकल की ये व्हीकल्स के अंदर दुनिया भर में जो है ना, अब ये आप अब देखें तो आपको बहुत आगे नज़र आता है इंडोनेशिया की जो, मतलब वो कहते हैं निकल पॉलिसी क्या है, इंडोनेशिया क्या निकल की पॉलिसी क्या है। तो दुनिया में जहाँ और बहुत सारी बातें इंडोनेशिया की खूबसूरती डिस्कस होती है और बहुत सारे मामलात में, और वहाँ ये भी कि इनकी निकल पॉलिसी क्या है, क्योंकि जहाँ ये जाएंगे वो इलेक्ट्रिक बैटरीज और ये और वो सारा ये जो धातें हैं इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो हमारा वहाँ इलेक्शन हुआ, स्वीप कर गए, तो उनको मुबारकबाद हमारी तरफ से। और बड़ा पीसफुल इलेक्शन हुआ, बहुत मार्जिन से। इनके जो दूसरे नंबर पे आए हैं लोग, जो साबिका गवर्नर्स हैं दोनों, 17, 27, 28%, ये 58% से ज़्यादा ले गए हैं, ठीक है, तो इनको मुबारकबाद हो। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि तो ये एक इलेक्शन, ये इलेक्शन का साल है, तो ये इलेक्शन तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस्तेकाम आना चाहिए इलेक्शंस के बाद, लेकिन वो इस्तेकाम आ जाएगा, होपफुली आ जाना चाहिए। मुतहम्मिल नहीं हो सकते हम ज़्यादा अरसे तक इस अदम इस्तेकाम के। दूसरी जो बात है वो ये, मैं बात एक बड़ी बहुत परेशान कुन बात है, और वो परेशान कुन बात है कि बिल्कुल वो कहते हैं ना, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए वाली, बिल्कुल करीब पहुंच के फिर झगड़ा खड़ा हो जाता है। अच्छा, ये झगड़ा इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं होगा। ये जो गज़ा वाला है, वो जनाब कायरा में सब जमा हुए, CIA के डायरेक्टर पहुंचे, मोसाद के चीफ पहुंचे डेविड बार्निया, वो शिनबेत के चीफ पहुंचे। ये माहिदा पेरिस में हो चुका है, बिल्कुल तय हो चुका है।
और उसके बाद वो पहुँचे मिस्र में डायलॉग हुए, कतर के वज़ीर ख़ारजा और कतर के जो वज़ीर आज़म हैं, ठीक है, वो वहाँ पहुँचे। तो काहिरा के अंदर मुज़ाकरात फिर कोलैप्स हो गए। अच्छा, बिल्कुल कोलैप्स भी नहीं हुए, यानी बिल्कुल वो ख़त्म भी नहीं हुए, लेकिन वो डेडलॉक फिर आ गया। तो उनके नायबीन मौजूद हैं, जूनियर स्टाफ कायरा में, और वो इस बात पे है कि जी वो जो शर्त है इसराइल उस पर राज़ी नहीं हो रहा कैदियों की रिहाई पे, उनकी तरफ से जो लिस्ट दी गई है। और दूसरा ये है कि वो इसराइल अपनी फ़ौजें बाहर नहीं लाना चाह रहा। हालांकि ये बात तय हो चुकी थी पेरिस में कि इसराइल की फ़ौज निकलेगी, इमदाद भरपूर वहाँ पे शुरू होगी गज़ा की पट्टी में, और साथ ही वहाँ पे एक इस्लामिक फ़ौज जो है, या उसमें यूनाइटेड नेशंस या कोई भी, मतलब ओपन था ये, तो उसमें वो पहुँचेंगे और वो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसराइल इस बात पे तैयार नहीं हो रहा, वो कह रहा है अच्छा जी यहाँ पर हमारी फ़ौज बाहर नहीं जाएगी, तो इस पर डेडलॉक है। अब यहाँ पर वो प्रेसिडेंट बाइडेन का भी कहीं जो है ना वो बस अब काफ़ी हो गया, क्योंकि ये बात उन्होंने मतलब बार बार सेक्रेटरी ब्लिंकन भी आके कह चुके हैं, वो प्रेसिडेंट बाइडेन ने शाह अब्दुल्ला के साथ कल बात कही, अब इधर कही उधर, फिर वो डेडलॉक। तब ये कि 3 दिन का वक्फा हुआ है, 3 दिन का वक्फा हुआ है, तो जूनियर स्टाफ मौजूद है, सीआईए के डायरेक्टर वापस चले गए, इधर ही है, रीजन में ही है, वो चले गए वापस, और जो है वहाँ यानी मिस्र से चले गए। और ये डायलॉग थोड़ा सा मिस्र में 3 दिन का वक्फा दे दिया गया, ठीक है। और 3 दिन के वक्फा देना इसलिए भी ज़रूरी था कि आज वहाँ पे तारीखी एक दिन है, क्योंकि मिस्र में आज तैयब उर्दगन पहुँचे हैं, और तैयब उर्दगन जो है उनका एयरपोर्ट पे भरपूर इस्तकबाल किया वहाँ पे जो मिस्र के सदर हैं जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने। और ये 2012 के बाद बहुत ताल्लुकात ऊपर नीचे हुए, और वो ताल्लुकात जो हैं जब ये ख़राब होने शुरू होते हैं ना, तो फिर उसके बाद वो मतलब वो फिर यानी आप समझे रीजनल ब्लॉक्स, मतलब लीबिया के अंदर पॉलिसीज़, फिर सीरिया में पॉलिसीज़, फिर वो क्योंकि दोनों बड़े मुल्क हैं, तो वो फिर ये हुआ कि बहुत सारे अभी इश्यूज़ ऐसे हैं, लेकिन ये बड़ा, और इसमें आप ये देखें कि दिफाई मुआहदा हो रहा है, ये अपने जो टर्की अपने ड्रोन्स उनको फ़रोख्त कर रहा है मिस्र को। तो एयरपोर्ट पे जनरल सीसी पहुँचे हुए थे, एयरपोर्ट पर उन्होंने इस्तकबाल किया, ज़बरदस्त किस्म का गार्ड ऑफ ऑनर दिया, बड़े बहुत ज़बरदस्त ये तारीखी दिन है कि दोनों बरादर ममालिक पाकिस्तान के तो दोनों करीब हैं, तो ये इनके आपस में जो है वो ताल्लुकात बेहतर होना बहुत ज़रूरी। और प्रेसिडेंट उर्दुगन ने वहाँ पे इजिप्ट ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ बुनियादी जो मैं बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ, वो मैं कहना ही गज़ा के हवाले से चाह रहा हूँ। बड़ा क्लियर स्टांस है टर्की का, बहुत तैयब उर्दुगन का बहुत क्लियर स्टांस है, और इसी तरह से इस वक्त सारी पूरी दुनिया का एक बड़ा क्लियर स्टांस है गज़ा पे, और पाकिस्तान जिस बड़े ब्लॉक का हिस्सा है, क्लियर स्टांस है पाकिस्तान का। तो ये जो है अब वहाँ उन्होंने खड़े होके वो बात करेंगे गज़ा के ऊपर। तब इस दौरान वो हटो बचो सारे निकल गए, क्योंकि तैयब उर्दुगन की मौजूदगी में वो मोसाद के चीफ बैठे हुए हैं काहिरा में, तो कोई तुक नहीं। उन्होंने कहा ज़रा 3 दिन का वक्फा लो, 3 दिन बाद दोबारा आते हैं। लेकिन इस दौरान जनूबी अफ्रीका दोबारा पहुँच गया आलमी अदालत, और वो आलमी अदालत पहुँच गया है, वही आलमी अदालत बरा इंसाफ कि आप ये रफ़ा में जो अटैक करने जा रहा है इसराइल। अच्छा, उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ ने भी कुछ मतलब है कि कोई फॉर्म 45-47 किस्म का फैसला दिया था कि जंगी जराइम में तो ये हैं, मगर ये कि इनको अभी जंगबंदी पर रोका नहीं था, तो कहीं उनका मसला भी कोई दरमियाना सा आया था फैसला उनका आलमी अदालत का। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर की थी इसराइल से कि आप जेनोसाइड की तरफ नहीं जाएंगे, कोई ऐसा वाक़या और इमदाद खोलेंगे, जंगबंदी का ऑर्डर नहीं दिया था ये, तो उस पर उन्होंने जवाब तलब कर लिए अदालत ने, आलमी अदालत इंसाफ ने। और आलमी अदालत इंसाफ के जो सदर हैं वो अब लेबनान से जा रहे हैं, तो इसराइल पे प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, ये अब ज़ाहिर तैयब उर्दुगन बात करेंगे वहाँ खड़े होकर, फिर 1 या 2 दिन के बाद दोबारा। लेकिन इसके दौरान ये हुआ है कि वो जो लेबनान के साथ बॉर्डर वहाँ फिर लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, जहाँ पर कोई माहिदा आगे आता है ना, वहाँ उससे पहले लड़ाई ज़रूर होती है। शुरू उसकी वजह ही होती है कि दोनों तरफ से वो सख्ती दिखाई जाती है, तो फिर वो लड़ाई शुरू हो गई, यानी इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पे। मैं बार बार कहता हूँ कि इसराइल और लेबनान और गज़ा और इसराइल और ये जो मगरबी किनारा और इसराइल और इजिप्ट और ये इन सारे सबको अलग अलग रखें, अलग अलग माहदे, अलग अलग सरहदें, अलग अलग एग्रीमेंट्स किए हुए इसराइल ने सबके साथ, आपस में कोई लिंक नहीं है। मतलब इजिप्ट के साथ जो माहदा है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है लेबनान के
साथ कि लेबनान से जब फौजें विड्रॉ हुई तो वो माहिदा अलग है, वो अलग है, वो कुछ और कहीं कुछ किया हुआ है, तो वो जो है ना वो लेकिन इस वक्त सारे जो हैं वो इस वक्त एक नुक्ते पे खड़े हैं। और वहाँ हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह ने बहुत अपने आप को रोका हुआ है और बड़ा अच्छा किया हुआ है फैसला सैयद हसन नसरुल्लाह ने, क्योंकि अगर ये हिजबुल्लाह आ गई ना तो फिर उसके बाद ये पूरा जो खित्ता है ना, ये देखें शाम में और इराक में अभी दोनों जगहों पे कोई कोई 250 हमले हुए हैं अमेरिका की बेसिस पे, लेकिन उसके बाद दोनों मुल्क डिस्टेबल, मतलब स्टेबल नहीं है, ना इराक स्टेबल है ना सीरिया स्टेबल है। और उसमें दोनों ये हुआ कि उनके इराक के सदर ने कहा कि आप अपनी फौजें निकालें, लेकिन उसके साथ ही उनको ये भी पता है कि स्टेबल नहीं है इराक, तो फौज यहाँ से अगर चली जाएगी तो पता चला कि वो फिर तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी या क्या हालात होंगे। तो अब इराक में इराक और अमेरिका में ये हो रहा है कि ट्रूप्स को रोकें, अभी ट्रूप्स को रोकें, और लेकिन वो मुस्तकिल हल नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पर फिर अटैक होगा, फिर वो अमेरिका जवाबी अटैक करेगा, फिर वहाँ पे लोग मारे जाएंगे, फिर तो ये अब इसको हल करना ज़रूरी है गज़ा को। अच्छा, इराक में फ़ौज होगी तो सीरिया में फ़ौज रह सकती है, जो मशरक़ी सीरिया का इलाका है, वो जो टावर 22 पे अटैक हुआ, जो 3 फौजी मारे गए थे। तो मसला ये क्योंकि वहाँ पर फ़ौज होगी उसको इराक से कमक चाहिए। अब आप ये कर ही नहीं सकते कि आइसोलेशन में आप ईस्टर्न सीरिया में आर्मी को रख दें और इराक में जो है आप छोड़ दें, क्योंकि वो बिल्कुल सामने उधर बेस है और इधर ये टावर 22 है। तो आप जो है वो मतलब ईस्टर्न, अच्छा, और सॉरी टावर 22 तो जॉर्डन में है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीरिया में जो प्रेजेंस है वो इराक की डिपेंडेंट है, और जो जॉर्डन में प्रेजेंस है वो भी सीरिया में फ़ौज की डिपेंडेंट है कि वहाँ से ये टावर 22 तक जाए। तो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अच्छा, तो वो बहरहाल अभी शायद अमेरिकन फ़ौज रुक रही है वहाँ पे, लेकिन इसमें ये परमानेंट हल सोल्यूशन नहीं है। ये फिर आज दोबारा अटैक्स हुए हैं ये बहरे अमर में, और बहरे अमर में अमेरिकन ने कहा है कि हमने हुतीज़ पे आज इसलिए अटैक किया है कि कल हुतीज़ ने जो ईरान जाने वाले जहाज़ में हमला किया था उसका जवाब देने के लिए हमने हुतीज़ पे अटैक किया। तो ये भी अजीब सी बात है। तो बहरहाल वो अटैक किया है हुतीज़ ने, अब हुतीज़ रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये इसको सीज़ फायर की तरफ जाना ज़रूरी है। अब इसको वो पॉज और सीज़ फायर और पॉज, ह्यूमैनिटेरियन पॉज, और पॉज ये है ना कि वक्फा, सीज़ फायर का मतलब है जंगबंदी। तो वो बात दुनिया बात कर रही है कि जी जंगबंदी हो, और वो कह रहे हैं कि जी ये पॉज हो। अब देखें ना, ये जो बहुत सी जगह ऐसी हैं जो जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है, कुछ जगह सीज़ फायर में सीज़ फायर लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल और ये जो टर्म्स हैं इंटरनेशनल, मतलब ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स हैं। अब जो पॉज हो किसी जगह, तो पॉज तो ये ना कि भाई 1-2 दिन ज़रा तैयारी पकड़ते हैं और फिर दोबारा लड़ते हैं, तो पॉज हल नहीं है, सीज़ फायर हल होता है। और फिर सीज़ फायर के बाद आप एक नेगोशिएशंस करते हैं और उस मसले को हल करते हैं आपस में खुद, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा, या जो भी तरीक़ाकार होता है, या फिर लड़ाई होती रहती है। तो इशू ये सारा कि अब ये आर्मीनिया, अज़रबैजान, ये जो मशरिक़ वस्ता का टर्मोइल है ये पूरी दुनिया तक फैल रहा है, और इसके इसलिए फैल रहा है कि अच्छा वहाँ पे यूक्रेन ने जहाज़ डुबो दिया। आज वो कह रहे हैं, यूक्रेन ने वीडियो जारी की है कि हमने रशिया का एक क्रीमिया के पास एक उनका बड़ा शिप डुबो दिया है, बड़ा पावरफुल शिप। तो ये उस वक्त उन्होंने किया है जबकि वहाँ पर ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, और ये वहाँ पे नेटो की समिट हो रही है, और उसमें कैमिला हैरिस आ रही है, वहाँ पे वांग ली आ रहे हैं वहाँ पे चाइना से म्यूनिख में। वो जो मैं कहता हूँ वो जो डेवोस ऑफ द डिफेंस से कहते हैं, तो ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये वो दिन है जब ये जंग शुरू होने जा रही थी यूक्रेन की। ठीक हो गया डॉक्टर। ये इन्हीं दिनों में होती है, इन्हीं महीनों में, जब ये यानी साल के जो ये जो साल का अर्सा है ना, मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं उस 2 साल पहले उसी इलाके में घूम रहा था, म्यूनिख के आसपास ही कहीं, और ये वो दिन थे जब यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद आने जा रही थी पाकिस्तान में 2 साल पहले। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी सड़कों पर एहतजाज का ऐलान किया है, क्या कहेंगे?
मौलाना साहब ने भी ऐलान किया है और केपी में भी मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे हैं। GDA ने ऐलान किया जुमे को गालिबन। उधर बलूचिस्तान में भी जो है वो अचकज़ई साहब की जमात ने, मेगल साहब की जमात ने, बाकी जमातों ने ऐलान किया हुआ एहतजाज का। और मौलाना साहब ने एक जो बात मौलाना साहब की बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को मुखातिब किया उन्होंने, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा है कि आप हमारे साथ अपोजिशन में शामिल हो। यानी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं की जी। उन्होंने मुखातिब किया नवाज शरीफ साहब को कि आप इस इलेक्शंस में होने वाली धांधली में आप हमारे साथ शामिल हो। तो ये बात जो है ये मुझे अब नहीं पता कि, क्योंकि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब की बहुत कुर्बत है, बहुत ये मतलब आपस में बड़े अच्छे, यानी आप जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की नहीं है आपस में, कई दफ़ा तो टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं होते ही, लेकिन ये है कि ये इनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो कहा है कि आप मेरे साथ अपोजिशन में बैठें, हुकूमत में ना जाएं, और आप इसमें जो है वो अच्छा अपोजिशन में वो बैठेंगे, यानी पार्लियामेंट में जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं फैसला सड़कों पे होगा। तो ये जो अब स्ट्रेटजी है, अच्छा ये जो मौलाना साहब की स्ट्रेटजी है ना, अब देखें मौलाना साहब ने पहले भी ये बात जो है ये की थी, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आप इस्तीफे ना दें। मौलाना साहब कहते हैं इस्तीफे देके सड़कों पे आ जाए, पीपल्स पार्टी ने कहा था नहीं इस्तीफे ना दें और वो करारदाद लेकर आए जब खान साहब की हुकूमत गिरानी थी। तो अब देखते हैं कि ये जो बात की है ना मौलाना साहब ने, ये बात क्यों की है, उन्होंने मुखातिब क्यों किया है नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब की तरफ से क्या जवाब आता है, उनकी पार्टी का जवाब नहीं, नवाज शरीफ साहब खुद यानी रब्ता करके मौलाना साहब से क्या बात करते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक जो मेरी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई, तो मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो मियाँ साहब के ना आने पे बतौर वज़ीर आज़म उनमें अफसरदगी है। यानी वो ये बात, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो पहले थे, और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है मतलब है कि एक उनका एक अपनी शख्सियत है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो बाहर से आना और फिर सारे जो एक प्रोसेस से गुज़रना और फिर सारा उनका जो एक तवील सफ़र रहा है, तो उसमें अब वो मतलब है कि वो एक अजीब सी एक सूरत हाल बनी हुई है ना, कि जिसमें वो ये भी बार बार साथ कीजिए मियाँ साहब क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि मुस्तहकम हुकूमत नहीं थी, मतलब ये कोई बस अगले कई सालों तक जरदारी साहब सदर हैं और बाकी, और मौलाना साहब सड़कों पे निकलने की मतलब सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अब इसमें मियाँ साहब ने ये देखना है कि अच्छा ये जो बात दूसरी भी हो रही है ना, ये आइनी ओहदे और बाकी, ये अब ये ज़रा बन जाए पूरा सिलसिला, तो उसके बाद देखेंगे कि ये आपस में इनकी क्या किस तरह से बात हुई है। नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड हैं क्या इस बात पे कि सारे जो मुश्किल फ़ैसले हैं जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, तो वो सिर्फ अकेली मुस्लिम लीग नून करेगी और साथ उनके इत्तेहादी होंगे यानी MKM होगी, लेकिन ख़जाना और ये प्राइवेटाइजेशन और ये बाकी सारे इश्यूज़, तो ये और ज़ाहिर है पब्लिक प्रेशर अगर आता है, सड़कों पे मामलात होते हैं और तहरीक को चलती है, तो या कोई मामला तो ऊपर नीचे वोटिंग हिसाब के ये आगे पीछे सारा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो एक हुकूमत है ना सिंध की, तो वो जाहिर है कि वो पब्लिक के साथ जाएंगे। और बिलावल जो है वो थोड़ा सा ये चाहेंगे कि वो अपोजिशन का एक लबो लेजा इख्तियार करें असेंबली के अंदर। तो ये बड़ी एक खिचड़ी सी पकी हुई है, लेकिन इसके नतीजे में मैंने आपसे कहा ना कि ये इसको जल्दी इसकी क्लैरिटी ज़रूरी है, क्योंकि बस अब इससे निकल जाएं, इस मामले से निकल जाएं, क्योंकि हमने जो आगे, अच्छा आगे का है ही नहीं ना, किस्सा ही नहीं है कि आगे कोई, बस ऑलरेडी हम लेट हैं। मैं आपको बिल्कुल ये बात बताऊं कि बड़े फैसलों में हम जो है ना ये अपना इंटरनल मामलात ख़त्म करने में, जो कि लिंक्ड है बाहर की आपके माशी सूरत हाल और फॉरेन पॉलिसी के साथ, वो तो अभी आप जैसे तैसे करके आपने संभाले हुए हालात, लेकिन असल तो आपके अवाम है ना मुल्क के, उनको जब तक आप कोई एक सुख का सांस वो नहीं ले सकेंगे ना, ठीक है, और यहाँ पर ये एलीट कैप्चर और ये बातें दोबारा सीटें और वजारतें, और मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता कि क्या इतनी बड़ी काबीना बनेगी या कुछ लोग कुर्बानी दे के अपने आप को पीछे करके जो है वो, मतलब अब देखें ना पीपल्स पार्टी नहीं आ रही, वो आईनी ओहदों में है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी काबीना बनने जा रही है। तो ये देखते हैं कि बाकी इत्तेहादी और बाकी तो बाहर हैं लोग, पार्लियामेंट कैसे चलती है, किस तरह से मामलात होते हैं,
ये देखना है। और इसमें आप ये देखें कि ये तुर्की ने 17 लोगों को जो मोसाद के पकड़े हुए थे उनको सजाएं सुना दी आज। अच्छा, तुर्की और इसराइल के अलग मुज़ाकरात होंगे। तुर्की ने वो मोसाद के जो लोग पकड़े हुए थे उसमें एक को किसी को 28 साल सुना दी है, एक को 18 साल, कोई 8 साल, कोई लंबी लंबी सजाएं सुनाई हैं। अब तुर्की के और जो इसराइल के मुज़ाकरात होंगे, या इसराइल शायद दम कर दे कि हमारा ताल्लुक ही नहीं था इन लोगों से, क्योंकि वो इसराइली बाशिंदे गालिबन नहीं है। वो जो मेरा ख्याल है कि वो स्पाइंग कर रहे थे इसराइल के लिए, इस इल्ज़ाम में उनको पकड़ा गया। तो या ये कि मुज़ाकरात होंगे बाद में, लेकिन अभी तो मामला ये है कि वो जो वहाँ पे यरगमाली हैं और उसमें से कितने जिंदा, और आप ये देखें कि ये जो एक एक दिन है ना, मतलब एक दिन जंग जारी नहीं नहीं नहीं, एक दिन का मतलब है 200, 250, 400, 500 बच्चे, औरतें, मतलब शहीद होते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं, और दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब वो इस वक्त, और मैंने आपसे कहा कि ये इसमें कोई रिवॉल्ट हो गया, कोई इंतिफादा हो गई, कोई अभी तो लीडर से बात हो रही है ना, हमास की लीडरशिप आज कायरा में ही है, तो हमास के लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसको हिजबुल्लाह अपने हद, अगर ये रिवॉल्ट हो गया ना, फैल गया मामला कि भाई ये आपने क्या, तो ये उसके बाद जो है ना मामला बड़े ख़राब होंगे। ये इससे पहले भी फ़लस्तीनी जो है ना वो मुसल्लह जद्दोजहद पे, और वो दूसरे तरह के मतलब प्लेन हाईजैक हो रहे हैं और ये हो रहा है, उस तरफ निकल गए थे कि ये हमें जो है ना दुनिया नहीं मान रही। तो ये जो डायलॉग है ना, इस डायलॉग हो रहा है और डायलॉग टूटा नहीं है। अब इस डायलॉग को कुछ भी करके इसको जंग बंदी की तरफ लेके जाएं। इन नेतन्याहू जो है और उसकी जो राइट विंगर एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट बैठी है वहाँ, वो इतनी, उसकी अहमियत ही कुछ नहीं है, कुछ भी अहमियत नहीं है। वो इशू ये हो गया है कि वो जो 27 तो नहीं, 28,000 और 29,000 के दरमियान जो शहीद लोग हैं उनका क्या होगा, उस पर क्या जंगी जराइम, इनको कुछ सिर्फ पैसे नहीं मिल रहा ना। उधर से तो वो कह रहे हैं ये अनवर हम तो नहीं जाएंगे गजा छोड़ के, इनको सिर्फ पैसे, इनको कौन बचाएगा? ये बहुत बड़ा इशू है ना। इनकी गारंटी कौन लेगा? नहीं नहीं, ये बड़े मासूम लोग थे, इनको तो पता ही नहीं था, ये तो ऐसे ही वहाँ पे, ये तो मगरबी मीडिया ने कहानियाँ दी हैं कि 2-2 हज़ार पाउंड वजनी बम्स इन्होंने गिराए हैं, डम बम्स। तो ये इशू है जिसके जो आगे जाके, और ये ख़राब हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है। देखिए आज ये बड़ा मुश्किल एक फ़ैसला था इराक़ और अमेरिका का कि फ़ौजें रहें ताकि डिस्टेबलाइजेशन ना हो, खुद ही इसको रोकने की कोशिश हो रही है, बाकी जगहों पे हो रहा है, लेकिन अब इसकी एक लिमिट है। तो मेरा ये ख्याल है कि 3 दिन का जो ब्रेक दिया है इन्होंने, और रफ़ा के अंदर ही घुसेंगे अब दोबारा, तो वहाँ पर तो इसीलिए जनूबी अफ्रीका दोबारा गया आलमी अदालत तक। ये पूरा जो मामला है ना, ये मतलब अब देखें ना, इसी दौरान आपका सोमालिया डिस्टेबलाइज होना शुरू हो गया है, वहाँ पे पायरेट, मतलब फिर वो मतलब एक अजीब सा क्यास फैलेगा पूरी दुनिया में। इस पूरे क्यास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो बाहर सफारत खाने हैं, ये हमारे जो बाहर पाकिस्तानी हैं, मतलब एक तो फॉरेन पॉलिसी पता होना कि पीछे से क्या इस वक्त, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे, लॉन्ग टर्म नहीं, रोज़ आपने कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि आपके सफारत खाने फ़ाल हैं अक़वाम मुत्तहिदा समेत। और दूसरी बात यह है कि जो आपके बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी वो एक अजीब, क्योंकि हर जगह रिसेशन आ रहा है, मतलब उनका ख्याल है कि यहाँ पर यूरोप के अंदर ही महंगाई है, यूरोप में भी महंगाई है, हर जगह महंगाई है, और उन मुल्कों में महंगाई है जिनके पास बहुत जो अमीर मुल्क हैं। ये जो इंडोनेशिया है, ये वाहिद यहाँ का साउथ यानी ये आसियान का मुल्क है, साउथ ईस्ट एशिया का, जो कि G20 में है, G7 में भी आ सकता है। इनकी इतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ है कि कहा जा रहा है शायद ये G7 में आ जाए 2030 तक। मैं से भी बात कह रहा हूँ कि ये इसमें जो रिसेशन है, ये उन मुल्कों में अगर महसूस हो रहा है, अगर बरतानिया और यूरोप और अमेरिका और बाकी जगहों पे ग्रोथ कम है, तो पाकिस्तान तो इस वक्त बहुत बड़े माशी प्रॉब्लम्स का शिकार है। हम आप मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। एक होता है ना कि यार चलो कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं, आप ऑलरेडी लेट हैं बहुत सारे मामलात में। ये जो है ना आपके ये IMF और ये सारे, ये कुछ साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले हमें ठीक कर लेने चाहिए थे मामलात। हम खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं कि वो कहते हैं ना, वो कालीन के नीचे डाल दो यार, देखो। तो वो जो है ना, वो बढ़ता जा रहा है, मसला बढ़ता जा रहा है। और वो जो थोड़ा सा आपने डाला था, थोड़ी सी गर्द थी कालीन के नीचे, वो पहाड़ बन चुकी है अब। तो इसलिए इश्यूज़ को मेरे ख्याल से हमारे काबरीन अब कल देखते हैं कि कल तक ये एक आध दिन में मामला को हल करें। मैंडेट है,
जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। अब वहाँ पर केपी के अंदर किस तरह गवर्नमेंट बनती है, वहाँ पे किस तरह से मामलात होते हैं, और उनका 180 सीटों का वो कह रहे हैं, ये यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा कि ये पंजाब में क्या हुआ है और ये हुकूमत किस तरह से बनेगी। मैंने बात की ना कि एक फ़ाल पार्लियामेंट के लिए अपोजिशन बहुत ज़रूरी है। तो अपोजिशन इधर वोट देके उधर बैठना, ये एक नया दुनिया में मामला होगा कि जहां हुकूमत के पीछे कम तादाद होगी अरकान पार्लियामेंट की और अपोजिशन में ज़्यादा होगी। अब इसमें मौलाना साहब भी उधर बैठेंगे, तो ये एक मामला जो है बड़ा अजब सा हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।